नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। समाचार तरंग के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं माधुरी। विकास निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से देश विकास के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज 11 साल पूरे हो गए हैं और हम इन्हीं 11 सालों की यात्रा पर चलेंगे, जिसका नाम है विकसित भारत एट 2047, जिसके चंद्रयान से अंतरिक्ष तक पहुंचने से लेकर दुर्गम इलाकों तक सड़क और रेल तंत्र के विस्तार, फिट इंडिया से लेकर खेलो इंडिया, महिला और युवा शक्ति, किसान और गरीब कल्याण, सुशासन, आधारभूत ढांचा विस्तार, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण, जलवायु, योग, वक्फ कानून, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने तक हर पड़ाव को छूते हुए चलेंगे। और इस यात्रा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत मिश्रा जी, जो आज हमारी इस यात्रा के गाइड भी होंगे और हमारे मेहमान भी हैं। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले युवा शक्ति से शुरू करते हैं। भारत एक युवा देश है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार 15 से 29 साल युवाओं की जनसंख्या करीब 420 मिलियन है और ये कुल आबादी का 29% है और किसी भी देश का भविष्य उसका युवा तय करता है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि युवाओं के भविष्य को किस प्रकार से इन 11 वर्षों में गति दी गई है। किसी भी देश का जो सफल नेतृत्व है, वो सफल नेतृत्व तभी माना जाएगा कि जब वो आने वाला भविष्य जो युवाओं का है और युवा उस देश को किस तरफ ले जाएंगे उस पर फोकस करें। एक तो होती है तात्कालिक व्यवस्था, आपने उनको लोन दे दिया, ऋण दे दिया अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। एक होता है उनमें आत्मविश्वास पैदा करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भारत जैसा देश जहाँ पे 145 करोड़ की जनसंख्या है, हर माँ बाप अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में डालना चाहता है। ये देश की विडंबना है। सरकार कहती है कि साहब, जैसे मोदी जी ने जब आए 2014 में, सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। अब सवाल हमारे यहाँ राजनीति में आरोप प्रत्यारोप में उठते हैं कि साहब 2 करोड़ लोगों को क्या सरकारी नौकरी दी। मेरा मानना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे इतना बड़ा देश नहीं चल सकता। उनको अपने पैरों पे खड़ा, जैसे मुद्रा लोन है, उनको योजनाएं दी, MSME है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उन पे खड़ा करके, और उनको जब ये लगता है युवाओं को कि नहीं, मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकता, मैं सिर्फ किसी प्राइवेट या सरकारी नौकरी की बजाय अगर अपना काम करता हूँ, और जितने इनोवेशन होते हैं, जितनी नई चीज़ें होती हैं, वो युवा निश्चित रूप से उसके दिमाग तेज चलता है, उसमें भविष्य की कल्पना होती है, उसमें उड़ान शक्ति बुजुर्गों के मुकाबले ज़्यादा होती है, ऊर्जा का उत्साह होता है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लाए हैं, उसमें युवाओं को, आपने सही कहा कि 29%, किसी भी देश में युवा अगर ज़्यादा तादाद में है तो वो देश का भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा। तो युवाओं को जो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पैरों पे खड़ा करने की, उनमें आत्मविश्वास जगाने की जो एक भावना पैदा की है, वो आने वाले समय में, आज हमें देश को आज़ाद हुए 78 साल हुए हैं, लेकिन इन पिछले 11 सालों में सरकार न सिर्फ चल रही है बल्कि चलती हुई दिख रही है। एक चलना और एक चलते हुए दिखना। तो मेरा मानना है कि युवा अगर उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है और सरकार कदम से कदम मिलाकर युवाओं के साथ चलती है, तो आने वाले कुछ सालों में भारत तीसरी विश्व अर्थशक्ति तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन और बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हम नए आयाम स्थापित करेंगे, ऐसा देश की जनता को विश्वास है। जी, और जैसा भी आपने बताया कि रोज़गार के साथ साथ में स्वास्थ्य के प्रति भी युवाओं में फिट इंडिया कैंपेन है। इसके अलावा लोगों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया जैसे लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या बदलाव आता है युवाओं में? सवाल यहाँ खेलने का जो आपने कहा, फिट इंडिया भी, और योग, जो इस मोदी सरकार ने योग को जो शुरू किया है। एक चीज़ होती है कि हम बीमार पड़े फिर सरकार उसका इलाज कराए, लेकिन एक सबसे अच्छी व्यवस्था ये हो सकती है कि हम बीमार ही नहीं पड़े। बीमार पड़ना ठीक है, किसी चीज़ में हो जाएंगे, लेकिन अगर हम फिट रहेंगे, योग करेंगे, शरीर को गतिमान रखेंगे, तो हम कम बीमार होंगे। और स्वस्थ शरीर है वो निश्चित रूप से दुर्बल शरीर के मुकाबले अच्छी तरह से काम कर सकेगा और ये देश की प्रगति में भी सहायक होगा। इसलिए जो खेलो इंडिया है, ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों में, अभी क्या होता था कि जो पैसे वाले हैं, जो हैं, जिनके पास होता है कि आज बच्चों को अगर कोई खेलता है ना, तो माँ बाप भी ये सोचते हैं कि खेलेगा, कल को इसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आज
पिछले 15-20 सालों में ये धारणा बदली है। आईपीएल अभी हुआ, हमारे सामने उदाहरण है, कितने खिलाड़ी आए उसमें नए नए और लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो खेल भी रोजगार का एक माध्यम बनता जा रहा है। पहले होता था जिसके पास साधन संपन्न है वो खेलने जाता था, बाकी गरीब बच्चे देखते थे कि नौकरी लग जाए, किसी तरह अपना भरण पोषण करे अपने परिवार का। तो ये खेलो इंडिया वाली जो स्कीम है सरकार की, उसको गाँव तक ले गए हैं। वो अच्छी योजना है और खेल स्वस्थ जीवन का एक मूल आधार है। और हम अगर खेलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। 29% आबादी की हमने बात की, अब हम आधी आबादी की बात करते हैं। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधारने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है और कई योजनाएं लाई हैं, जिसमें लखपति दीदी हो गया, ड्रोन दीदी हो गया, इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाने का काम हो गया। तो किस तरह से सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है? अगर महिलाएं भी अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, जो सरकार जिस तरह से लाई है, लखपति दीदी योजना है या और उनको ऋण सहायता समूह के जरिए इकट्ठा करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, महिलाओं में जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा तो देश समुचित रूप से विकसित नहीं हो सकता। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और सरकार निश्चित रूप से अगर उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं ला रही हैं और उसका जो फ़ायदा है वो उन तक अगर पहुंचे तो देश का जो कल्याण है, देश का जो विकास है, सरकारों की जो योजनाएं हैं वो तभी फलीभूत हो सकती है जब महिलाओं में, युवा और महिला दो ऐसे हैं किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए। निश्चित रूप से उसका असर दिख रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में अब सफल होती दिख रही है। गरीबों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है सरकार की ओर से? कम से कम 25 से 30 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे उनको बाहर निकालने का जो सरकार ने काम किया। सरकार का दावा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। आज़ादी के इतने सालों तक जो हमारा उत्थान था, जो हमारा सोच थी सरकारों की, वो ये थी कि जितने भी हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, बांध बने शुरुआती दौर में जब हम आज़ाद हुए, ठीक है, निश्चित रूप से उस समय सरकारों का जो ध्येय था, जो उनका लक्ष्य था वो यही था। लेकिन उसके बाद जो गरीब तबका है, आबादी बढ़ती गई और गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब सरकार की ये है कि जो गरीब लोग हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा करके किस तरह उनको दूसरों पे निर्भर नहीं करना पड़े। अभी आपको ध्यान होगा कोरोना आया 2020 में, पूरी दुनिया में उस महामारी ने सबको जकड़ लिया। लोगों के पास खाने के लिए, छोटे जो रोजगार वाले थे, जो फुटपाथ पे लगाते थे, रेहड़ी वाले थे, उनके तबाह हो गए रोजगार। सरकार ने 80 करोड़ लोगों को भोजन, जो जिसको गेहूं, चावल, दाल ये देने का काम किया। तो गरीब के लिए योजनाएं सरकार जितनी भी लाई है अभी जो ला रही है, या उनको जिसको कहे, मैं इसमें दूसरी चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा, बेनिफिट। आज सब्सिडी मिलती है, सरकार सब्सिडी देती है। आज जो मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट, आपको जो भी 50,000 मकान के लिए मिल रहा है या किसी महिला को कोई पेंशन के रूप में सरकार दे रही है, वो सीधा उसके बैंक खाते में जाता है। तो वो जो 1 रुपया केंद्र से जाता है या राज्य सरकार देती है, पूरा 1 रुपया उसके खाते में जाता है। तो सबसे बड़ी जो हमारे देश की एक माइनस पॉइंट था, विडंबना थी, वो ये थी कि पैसा तो बहुत योजनाओं के नाम पर खर्च होता था, लेकिन वो पैसा जरूरतमंद तक पूरा नहीं पहुंच पाता था। तो ये निश्चित रूप से जो सरकार का पैसा है वो पूरा का पूरा पूरी योजनाओं में और पूरा लोगों तक लाभ पहुंचे, ये एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है। एक मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, उसमें विस्तार के लिए भी लगातार सरकार ने प्रयास किए हैं। इन 11 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं और सड़क और रेल तंत्र का विकास तो हुआ ही है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पानी जो मूलभूत आवश्यकता है। गाँव में देखिए बहुत सी घरों में ऐसे थी कि जो कुएँ से पानी खींचते थे, कुएं से पानी खींच के अपना काम। शहरों में भी बहुत से ऐसे घर थे जहां पे नल नहीं था। मूलभूत सुविधाओं में सरकार ने जो नल है, 14 करोड़ घरों में नल कनेक्शन पहुंचाई। बिजली के कनेक्शन, बहुत से गांव ऐसे थे, हमने स्वर्णिम जयंती मना ली आज़ादी की, लेकिन बहुत से गांव अंधेरे में डूबे हुए थे। सरकार ने वहां बिजली पहुंचाई, घरों में नल लगवाए। और सबसे बड़ी चीज़ है शौचालय, जो गांव के अंदर खुले में जाने की जो थी, और सबसे ज़्यादा इसकी जो कठिनाई है वो महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। तो कम से कम 12 करोड़ शौचालय सरकार ने जो बनवाए हैं, ये निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मानव का एक अधिकार है कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान और इसके साथ साथ में शौचालय है, नल है, ये मिले। हम कितने भी विकसित हो जाए, हम चांद चंद्रमा पे हम पहुंच जाएं भले ही, लेकिन अगर घर में नल नहीं है या शौचालय नहीं है तो वो प्रगति
पूरे 145 करोड़ों की प्रगति नहीं कही जा सकती। तो इस मामले में इन 11 सालों में सरकार ने काफ़ी प्रगति की है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी रिपोर्ट आती हैं उनमें भी इस चीज़ का उल्लेख होता है कि पिछले 11 सालों में सरकार ने सर्वांगीण विकास, जिसमें गरीब भी हो, मध्यम वर्ग भी हो, युवा भी हो और महिलाओं भी हैं, उन सबके विकास के लिए सरकार ने जो योजनाएं की हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन है, जो क्रियान्वयन है, उसमें इस सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और स्वयं प्रधानमंत्री समय समय पर मंत्रियों की बैठक लेते हैं, अधिकारियों की बैठक लेते हैं और कार्य की प्रगति कितनी हुई उस पर भी ध्यान देते हैं। जी, और अगर हम तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की बात करें तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं और अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, इसके बाद जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई। इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और पूरे देश के विकास के लिए ज़रूरी है। पहलगाम में घटना हुई कश्मीर में जी। और जिस तरह लोगों को गोलियों से उड़ाया गया, पर्यटक थे, वो सामान्य लोग थे जो घूमने गए हुए थे, उसके बाद में जो देश के अंदर एक गुस्से का जो अंगार उबला कि इस तरह मार के चले गए और वो जो आतंककारी थे, आए दिन घटनाएं होती थी। उससे पहले भी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की जब उरी हमला हुआ, लेकिन इस बार सरकार ने जो आगे बढ़कर पाकिस्तान के जितने भी जो आतंककारी केंद्र थे, आतंकार जो उनके प्रशिक्षण केंद्र थे, उन पे निशाना मारा। कई 100 से ज़्यादा उनके आतंककारी मारे गए। उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से बदले की कार्रवाई हुई तो भारत सरकार की तरफ से फिर एक एक्शन लिया गया और उनके हवाई अड्डे और तमाम चीज़ें नष्ट किए गए। तो ये एक मैसेज है कि भारत भले ही बुद्ध का देश है, शांति प्रिय देश है, हिंसा को हम सहन नहीं करते, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम प्रत्युत्तर, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया को ये दिखा देंगे कि हमारे जो हथियार हैं वो सिर्फ दिखाने के या शो पीस या 26 जनवरी की परेड के दिन उनको हथियारों को निकालने के लिए नहीं है। हम इसका देश के वासियों की रक्षा के लिए जितना भी हम उपयोग है वो कर सकेंगे। आपने जातिगत जनगणना वाली बात पहुंची। जातिगत जनगणना की मांग समाज के विभिन्न वर्गों और राजनीतिक दलों की तरफ से समय समय पर उठती रहती थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो सरकार ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। इसके क्या परिणाम होंगे आज हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से ये एक साहसिक कदम है कि हम जनगणना जो कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, वो जनगणना अब जब 26 में शुरू होगी तो जातिगत भी उसमें उल्लेख होगा। कम से कम हमारे पास एक डाटा रहे कि 145 करोड़ के देश में कितने किस किस जाति के लोग हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो अभी सरकार ने इस एक साल में लिया वो है वन नेशन वन इलेक्शन। जी। हमारे यहाँ देश में देखिए कि हर 6 महीने में कोई इलेक्शन होता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद झारखंड में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में हुए और अब अक्टूबर में बिहार में होंगे। उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, फिर केरल, बंगाल, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। बार बार चुनाव होते हैं, उसमें इतना खर्चा होता है और आचार संहिता लगती है, सरकारी काम रुक जाते हैं। पहले जब इलेक्शन हुए 1952 में, फिर 57 में, फिर 62 में, उन 15 साल तक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। निश्चित रूप से उस समय इतने राजनीतिक दल नहीं थे, सरकारें गिरती नहीं थी, तोड़ फोड़ नहीं होती थी, दल बदल नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद 67 के बाद से ये स्थिति चलती गई और आज ये स्थिति है कि हर 6-8 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है। तो ये इतने बड़े देश जो हम दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश बन चुके हैं, वहाँ हर 6 महीने में 8 महीने में अगर चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से विकास के काम भी बाधित होते हैं और ये सरकार का जो निर्णय है ये अच्छा एक कदम है। जी, विकसित भारत 2047 की जानिब हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आज हमने बहुत सारी चर्चा की इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 वर्ष और ख़ास तौर पर तीसरे कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर हमने जाना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अभी 4 साल और हैं। अभी तय रफ्तार से हम और आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है यही रफ्तार बरकरार रहेगी। जन कल्याण की दिशा में अन्य ऐतिहासिक फैसले आएंगे। समाचार तरंग के आज के अंक में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादन रितिका गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।